हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी में पूछे गए इतिहास के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा, इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सम्राट डैश ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया। देखिए, ये एसएससी जीडी 2021 में प्रश्न बन चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर की बात करें तो अकबर मुगल वंश के राजा थे और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अकबर ने बीरबल को कविप्रिय की उपाधि दी। कविप्रिय की उपाधि किसे? तो आपका बीरबल को प्रदान किया गया था। और सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को, महापात्र की उपाधि नरहर को, और कंठाभरण की उपाधि तानसेन को, और अमीर उल उमरा आपका भगवान दास। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। कदमई डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। कदमई किस राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चोल राजवंश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। और इस राजवंश ने तमिल तथा संस्कृत को राजकीय भाषा के रूप में अंगीकृत किया था। यह भी प्रश्न बन सकता है कि चोल वंश का जो है राजकीय भाषा क्या था? तो आपका तमिल तथा संस्कृत था। ठीक है, और इस महान साम्राज्य का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। और कदमई चोल वंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। चोल वंश की स्थापना किसने? विजयालय ने की थी। और इसका अंतिम शासक कौन था? आपका राजेंद्र तृतीय इसका अंतिम शासक था। और कदमई चोल वंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। कुछ और पॉइंट की बात करें इसमें। चोल वंश की आर्थिक व्यवस्था, ब्राह्मणों को उपहार दी जाने वाली भूमि ब्रह्मदेय। पूछा जाता है कि ब्राह्मणों को उपहार दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो आपका ब्रह्मदेय कहा जाता था। और किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या? साला भोग। ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। ब्राह्मणों को जो उपहार में दी जाती थी भूमि उसे ब्रह्मदेय, और जो विद्यालय को दी जाती थी उसे साला भोग। और गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को वल्लन वगई कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सभी को पता होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान करवा यानी चोगा पहनकर दरबार में हिस्सा लिया। कुछ और पॉइंट की बात करें। रजिया की शादी किससे हुई थी? तो आपका अल्तुनिया से हुई थी। किससे? अल्तुनिया से हुई थी। और रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। रजिया एक कुशल प्रशासक थी जिसने पानी की व्यवस्था, कला, संस्कृति एवं संगीत को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर टिक लगाइएगा। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए, ये भी आपका 2021 सेकंड शिफ्ट में प्रश्न बन चुका है। ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तृतीय शासक था। इसका कार्यकाल आपका 319 से 324 ईस्वी तक रहा। ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने? आपका जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट।
चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईस्वी में की थी। ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। चंद्रगुप्त को भारत का समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन व कविराज कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न बन चुका है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपका कुमारगुप्त ने करवाई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। कालिदास और धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आसन्न थे। कालिदास और धन्वंतरी जो है किसके दरबार में? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप विक्रमादित्य कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे ये, ठीक है, कालिदास और धन्वंतरी। अच्छा, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। ठीक, नेक्स्ट, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? बोध गया जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई थी, इसलिए आपका बोध गया प्रसिद्ध है। ये भी आपका 2021 सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न बन चुका है। देखते हैं इसके बारे में व्याख्या। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आपका 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर पर हुआ था। जन्म कब? 563 ईसा पूर्व में। और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया इनकी माता का नाम था, जिनका निधन बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट, जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और इनके माता का नाम महामाया देवी था। और प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। ये तो बहुत बार पूछा जाता है। और प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश को कहा जाता है। और कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। भाषा क्या थी? पाली। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? आपका श्रावस्ती में। ये भी प्रश्न बनता है। और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, ये भी ध्यान रखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न है, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये आपका भगवान शिव का मंदिर है। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में प्रश्न बन चुका है ये। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने, चोल वंश का शासक था ये राजराज प्रथम ने, उसने इसका निर्माण करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का। कब? 1000 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शिल्प कला की उत्तम कृति है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। कुछ और पॉइंट की बात करें, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है? हम्पी कर्नाटक में। और ये किसको समर्पित है? तो भगवान शिव जी का मंदिर है ये। मीनाक्षी मंदिर, ये आपका मदुरई में शिव पार्वती जी का मंदिर है। पद्मानभ स्वामी मंदिर, ये आपका तिरुवनंतपुरम में है, ये भगवान विष्णु का है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ये किसको समर्पित है? ये आपका भगवान शिव को समर्पित है ये। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बाबर के बारे में कौन सा कथन गलत है? जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। यही गलत हो जाएगा। 18 वर्ष नहीं थी तो 12 वर्ष थी उम्र। ठीक है, तो ये आपका गलत है। आगे देखते हैं इसके बारे में। और उसने फरगना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। ये आपका सही है। उसने 1494 ईस्वी में राज सिंहासन प्राप्त किया था। ये भी सही है। वह पहला मुगल सम्राट था। ये भी सही है। ठीक है, पहला आपका गलत हो जाएगा। जहरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। इसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। 1504 ईस्वी में काबुल को जीतकर बादशाह की उपाधि धारण की थी। और पॉइंट की बात करें इसमें, मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे? बाबर को माना जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। पूछा जाता है ये। बाबर ने कलंदर तथा गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबरनामा तुर्की में कृत संकलन है। बाबरनामा किसकी रचना है? ये आपका बाबर की आत्मकथा है। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
1526 ध्यान रखिएगा, 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें विजय कौन प्राप्त किया था? तो बाबर। और इसी के बाद जो है भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किया था बाबर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? बाणभट्ट की पुस्तक कौन सी है? तो आपका ऑप्शन बी हर्षचरितम किसकी पुस्तक है? आपका बाणभट्ट की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक हर्षचरितम है। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। पूछा जाता है जो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि? तो आपका हर्षवर्धन के। बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास है। कादम्बरी की भी रचना किसने की थी? तो बाणभट्ट ने की थी। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। और हम कुछ पॉइंट की बात करते हैं। अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है इसको सब ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनते हैं। माल विकाग्निमित्रम किसकी है? तो आपका कालिदास का है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, अर्थशास्त्र चाणक्य, कामसूत्र वात्सायन। बुद्ध चरितम किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरितम। महाभाष्य, ये तो बहुत बार प्रश्न बन चुका है, पतंजलि। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। मुद्रा राक्षस, ये भी इंपॉर्टेंट है, विशाख दत्त की रचना है। गीत गोविंद आपका ये जयदेव की रचना है। बृहद संहिता किसकी रचना है? वरामिहिर की रचना है बृहद संहिता। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की। और नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि की रचना है। सारे ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी दिए हैं सब इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक, नेक्स्ट है, बनारस के इनमें से किस राजा ने 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो यार आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चैत सिंह को गिरफ्तार किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनारस में 1781 में वारेन हेस्टिंग ने राजा चैत सिंह को गिरफ्तार किया था। इस विषय में कई थ्योरी प्रचलित हैं, जिसमें एक कहावत द्वारा चरितार्थ किया गया है कि घोड़ा पर हौदा और हाथी पर जीन, चुपके से भागा वारेन हेस्टिंग। कुछ और पॉइंट की बात करें इसमें, वारेन हेस्टिंग 1774 इसमें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। 1700 देखिए भारत का नहीं, 1700 ये आपका बंगाल का, ठीक है, बंगाल का होगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। यह राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को इसने आश्रय प्रदान किया। पूछा जाता है गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो आपका विलियम विल्किंस ने किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या इसके बारे में। अफगानिस्तान स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया था। नींव किसने डाली थी? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किंतु वह केवल उसके आधार का ही निर्माण करा पाया। इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को और बढ़ाया। 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। देखिए निर्माण शुरू किसने करवाया था? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसे पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और इसके ऊपर जो 5वीं मंजिल है और अंतिम मंजिल है, इसका निर्माण किसने? आपका फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये सब प्रश्न बन चुके हैं, देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। और पॉइंट बात करते हैं। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला दिल्ली में है, ये भी आपका शाहजहां ने। फतेहपुर सीकरी आगरा में है, ये आपका निर्माण अकबर ने। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, इसका निर्माण आपका गुप्त काल में हुआ था। हवा महल जयपुर में, निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। कोणार्क मंदिर ये पुरी में है, इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने। ये तो अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सब आपको पता ही होगा, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये सारे जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, 2021 में प्रश्न बना है ये। इसके बारे में डिटेल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है।
लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डलहौजी का कार्यकाल कब से कब था? तो 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा। डलहौजी ने अपने शासन काल में व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी हड़प नीति का सिद्धांत लागू किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में इसने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच पूछा जाता है किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। कब आया था? 1854 ईस्वी में आया था। ठीक है, इसके शासनकाल में ही भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी चली थी 1853 में। सभी को पता होगा, मुंबई से ठाणे के बीच में। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। ये सब प्रश्न बनते हैं। कुछ और पॉइंट बात करते हैं। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना खुला था और स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया था। पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। शिक्षा संबंधी सुधार तथा जनगणना जैसी योजनाओं को भी बढ़ावा दिया था किसने? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में 1857 ईस्वी में क्रांति हुई थी। 1857 ईस्वी की क्रांति किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। और ये भारत का प्रथम वायसराय भी था। क्या था? प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे की वीडियो को ला पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1865 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थर क्रॉफर्ड को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थर क्रॉफर्ड को बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया। और पॉइंट की बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम का गठन हुआ। भारत में सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम का गठन हुआ। फिर 1726 ईस्वी में कलकत्ता और बॉम्बे में नगर निगम का गठन हुआ था। सबसे पहले कहां हुआ था? मद्रास नगर निगम का। अगला है 1857 तक डैश भारत में मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल किला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल किला 1857 तक मुगल सम्राटों के रहने का स्थान बन चुका था। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किले पर स्थापित हुआ। लाल किले का निर्माण 1638 से 1648 ईस्वी तक लगभग 20 वर्षों तक हुआ था। प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। अंतिम कौन था? बहादुर शाह दुत्ती। बहादुर शाह दुत्ती क्या था? अंतिम मुगल सम्राट था। चित्रकला का स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है? किसके काल को? तो आपका जहांगीर के काल को। निरक्षर मुगल शासक कौन था? अकबर। अकबर जो है पढ़ा लिखा नहीं था। ये प्रश्न बन चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? राजा टोडरमल क्या थे? ये राजस्व मंत्री किसके समय में थे? आपका अकबर के समय में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे। यह अकबर के दरबार में नौरत्न में से एक थे। टोडरमल ने बांस के डंडों से भूमि पैमाइश शुरू करवाई थी। क्या थे? राजस्व मंत्री थे। और पॉइंट की बात करते हैं हम। अकबर के दरबार में जो नौरत्न थे उनका नाम क्या था? राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजुद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये आपका अकबर के नौरत्न थे। ठीक है, नेक्स्ट, मीर जाफर को वर्ष डैश में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। मीर जाफर को, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1763-64 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते बार इसके बारे में। मीर जाफर बंगाल का नवाब था। प्रारंभ में वह सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसका मुख्य सपना बंगाल का नवाब बनना था। वह प्लासी की युद्ध में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था और 1763-64 में उसे बंगाल का नवाब बनाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, युद्ध जो दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपका प्लासी का युद्ध 1757 में। 1757 में किसका युद्ध? प्लासी का युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में। अमृतसर की संधि 1809 में। सती प्रथा पर रोक जो है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? बेंटिक के द्वारा। सती प्रथा पर रोक 1829 में।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका 1857 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम कब आया था? 1935 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और बंगाल का विभाजन आपका 1905 में किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट कौन बना था? तो आपका बाबर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। 1526 मैं बता चुका हूं, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और बाबर इसमें विजयी रहा और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सरीतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ डैश का हिस्सा थे? सरीतुल्लाह खान, तो ये आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फराजी आंदोलन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था। इसकी शुरुआत हाजी सरीतुल्लाह द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में लोगों को सामाजिक भेदभाव व शोषण से बचाना था। सन्यासी विद्रोह, तो आपका हो जाएगा दिरजी नारायण। बहावी आंदोलन सैयद अहमद। और फकीर आंदोलन मजनून शाह एवं चिराग अली। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बॉम्बे में सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना, तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। ध्यान रखिएगा, 1818 में जो कोलकाता में की गई थी तो आपका जो है असफल रही थी। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में कावसजी डाबर द्वारा खोला गया था। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेता है। इसके बाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का मार्ग प्रशस्त हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका है? राजा राम मोहन राय की है। इसका प्रकाशन कब किया था इन्होंने? 1821 में। 1821 में यह पहला समाचार पत्र था। इसके लेखक राजा राम मोहन राय थे। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण देव राय, जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित है? कृष्ण देव राय ये किस राजवंश थे? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुलु राजवंश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगम वंश की स्थापना किसने की थी? तब आपका 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में आपका हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तथा तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। कृष्णदेव राय का संबंध तुलु राजवंश से था, जो बाबर के समकालीन था। नेक्स्ट, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था, तो इन्हें किस नाम से? तो यह हो जाएगा इक्ता के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिलजी तथा तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को इक्ता के नाम से जाना जाता था। खिलजी वंश के समय संबंधित विभाग दीवाने रियासत, व्यापारियों पर नियंत्रण। ठीक है, दीवाने रियासत का काम क्या था? व्यापारियों पर नियंत्रण का यह विभाग था। नेक्स्ट, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला और राजा डैश की प्रेम कथा, ये आपका राजा दुष्यंत। शकुंतला और राजा दुष्यंत की जो है प्रेम कथा आपका अभिज्ञान शाकुंतलम में किसने रचना की? इसकी आपके कालिदास ने इसकी रचना की है। कालिदास की कुछ अन्य रचना की बात करते हैं। मालविकाग्निमित्रम जो है किसकी रचना है? तो यह भी आपका कालिदास की है। तो इसमें आपका अग्निमित्र व मालविका की क्या है? इसमें प्रेम कहानी है। कुमार संभवम की बात करें तो यह आपका कालिदास की रचना है। तो आपका शिव पार्वती प्रेम कथा व कार्तिकेय का जन्म। मेघदूत, यक्ष द्वारा मेघ से प्रेषी को संदेश पहुंचाने की प्रार्थना, ये आपका मेघदूत में है। और ये भी किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। कालिदास की सारी रचनाएं आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। तो ये आपका हो जाएगा 1931। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में चरखा रखा गया था। भारतीय संविधान निर्माण के दौरान
झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जो वर्तमान में जो है अपना झंडा है, इसको कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 में से अपनाया गया था। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गांधी जी ने वर्ष डैश में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद जो है मिल आंदोलन 1918 में। गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। कुछ और पॉइंट की बात करते हैं। गांधी जी ने महत्वपूर्ण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण में सत्याग्रह कब किया था? 1917 में। 1917 में ये गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, ये गांधी जी द्वारा किया गया भारत में क्या था? सत्याग्रह था। सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, साम्राज्य डैश साम्राज्य के शासन काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग किसके शासन काल को कहा जाता है? तो आपका गुप्त राजवंश के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 9वीं शताब्दी ईस्वी सन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल 9वीं शताब्दी ईस्वी सन था। राजा मानसिंह तोमर ने डैश पर शासन किया। राजा मानसिंह तोमर ने, तो आपका हो जाएगा ग्वालियर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर के तोमर वंश के राजपूत शासक थे। इन्होंने 1486 ईस्वी में सिंहासन प्राप्त किया था। महत्वपूर्ण बिंद, बीकानेर आपका राय सिंह और मैसूर आपका हैदर अली, आपका टीपू सुल्तान। ये आपका मैसूर के शासक थे और बीकानेर के कौन थे? राय सिंह थे। नेक्स्ट है, सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? सैयद अहमद अली खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1875 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 ईस्वी में की गई थी। यह आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में था। और बात करते हैं मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। खुदाई खिदमतगार थी आपका 1930 में। ठीक है, जिसे आपका लाल कुर्ती आंदोलन में कहा जाता है, इसे खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। वही प्रश्न आ गया, देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र में पश्तून यानी पठान नेता थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है, अभी बीपीएससी के टीचर का एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न बना था ये। उन्होंने सन 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की। अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के नेता थे, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? 16 महाजनपदों में से एक नहीं था, तो आ जाएगा ऑप्शन बी, कामरूप। ये आपका 16 महाजनपदों में से नहीं था। 16 महाजनपद कौन कौन से आपके थे? अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक और गंधार। ये आपके 16 क्या थे? महाजनपद थे। देखिए, 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, एक अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, और भगवती सूत्र आपका जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। और अंगुत्तर निकाय और महावस्तु आपका बौद्ध ग्रंथ है। इससे आपका 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई? यानी बृहद स्नानागार की खोज कहाँ? आपका ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो नर्तकी की कांस्य मूर्ति, तीन मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति, महान स्नानागार, ये सब कहां से मिला था? आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ था? जूते हुए खेत, अग्नि पूजा के साथ कालीबंगा से।
लोथल से आपका चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से, और यहाँ से आपका क्या प्राप्त हुआ था, बंदरगाह। बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, लोथल से। बनावली आपका यहाँ से प्राप्त हुआ था मिट्टी के बने हल। नेक्स्ट है, अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी। रानी दुर्गावती ये आपका गोंड जनजाति, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी दुर्गावती 1524 से 1564 का ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया, जिसका केंद्र जबलपुर था। इसका संबंध गोंड जनजाति से था, इनका संबंध जो है गोंड जनजाति से था। नेक्स्ट, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया। तो आप जा हो जाएगा 1765, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान 1765 ईस्वी में नियुक्त किया। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय व शुजाउद्दौला को पराजित किया। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था। यह हो जाएगा 1526 ईस्वी में, पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसी में। देखिए, बाबर के द्वारा लड़ाए गए युद्ध की बात करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी। खानवा के युद्ध उसके बाद 1527 में राणा सांगा बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध आपका मेदिनी राय और बाबर के बीच 1528 में। घाघरा का युद्ध आपका 1530 में अफगानों के बीच में हुआ था, बाबर और अफगान के बीच में, ठीक है। अब 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था। तो यह आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यात्रा वेतन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर को यात्रा वेतन कहा जाता था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्षों तक भारत पर शासन किया। चाणक्य चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। सभी को पता होगा अर्थशास्त्र की रचना किसने, चाणक्य ने किया था। और मौर्य वंश की स्थापना किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग 10% हिस्से के बराबर होता था। तो आपका हो जाएगा 50%, ऑप्शन बी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी राजवंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में नगद वेतन, अस्थायी सेना की नींव रखी एवं भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहला अधिवेशन की बात कर रहा है, ये कब हुआ था, दिसंबर 1850 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष आपके जो है WC बनर्जी थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में। किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था, 1886 में कलकत्ता में, और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये प्रथम क्या थे, पारसी अध्यक्ष थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, पूछा जाता है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन, बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा ये आपका 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज जो है ये आपका प्रथम अंग्रेज थे। प्रथम अंग्रेज जो है कि जो इसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मंदिर स्थापत्य से संबंधित नहीं था। मंदिर स्थापत्य से संबंधित कौन नहीं था इसमें, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऊर्ध्वका जो है ये मंदिर स्थापत्य से संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी। भारत में मंदिर स्थापत्य कला की प्रमुख शैलियां आपका द्रविड़, नागर व बेसर। ऊर्ध्वका मंदिर स्थापत्य कला की शैली नहीं है। ये शैली की बात की गई थी यहाँ पे। देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। रंगपुर जो है किस राज्य में स्थित है, ये आपका गुजरात राज्य में है। ये भी 2021 में प्रश्न बना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। देखिए, अभी 2021 का ही प्रश्न चल रहा है सारे प्रीवियस, तो इसी तरह हम जो है सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा जो है राजस्थान में है। बनावली कहाँ पे, हरियाणा में। धौलावीरा कहाँ पे, गुजरात में। ये सब प्रश्न भी बनता है। नेक्स्ट, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था।
1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पे हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमृतसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसरी हिंद, जमनालाल बजाल ने, राय बहादुर और टैगोर ने सर की उपाधि को वापस कर दिया था। ये सब प्रश्न बनते हैं कि किस घटना के बाद जो है गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि, टैगोर ने सर की उपाधि और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था। ये आपका 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी वजह से। अगला है, हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? हौज सुल्तानी का निर्माण किसके द्वारा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर, दिल्ली के बाहर सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। देखिए, तुर्क के चेहलगानी जो 40 गुलाम सदस्यों का संगठन था, इसका निर्माण भी आपका इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली का कुतुब-उल-इस्लाम एवं 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट, दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? दारा शिकोह के पिता का नाम क्या है? तो आपका शाहजहां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दारा शिकोह के पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन कौन से? औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श थे। और 1658 ईस्वी में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। ये पूछा जाता है, धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था और इस युद्ध में दारा की पराजय हुई थी, यानी औरंगजेब इसमें विजय हुआ था। नेक्स्ट, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? मौर्य वंश ने किस राजवंश के बाद जो है मगध पर शासन किया? सभी को पता होगा, नंद राजवंश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश ने नंद वंश के पश्चात शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखी थी। मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम देख लेते हैं। पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। ये सब प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है, देव ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था। कपिल का संबंध जो है ये आपका सांख्य दर्शन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। योग दर्शन ये आपका पतंजलि, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने? तो आपका अकबर ने करवाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन यानी शैली की शुरुआत की थी। 1582 ईस्वी में स्थापित इस धर्म में सभी धर्मों के मूल तत्व एवं विचारों को सम्मिलित किया गया था। इसकी स्थापना कब? 1582 में। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? आपका बीरबल था। अगला है, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। कब किया था? 1882 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड रिपन, देखिए दोस्तों, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है किससे, क्योंकि इससे ना कई सारे प्रश्न आपके क्लियर हो रहे हैं। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति सन 1882 ईस्वी में की गई थी। इस कमीशन का वास्तविक नाम भारतीय शिक्षा आयोग था। विलियम हंटर की अध्यक्षता के कारण इसे हंटर कमीशन नाम दिया गया है। रिपन द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। 1882 ईस्वी में इसी के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। पूछा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? तो आपका 1882 में जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा। अच्छा, लाया किसने था इसको? लॉर्ड लिटन ने लाया था इसे और रिपन ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? अब अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। आगरा के पास सिकंदरा में से दफनाया गया था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था। बचपन का नाम जलाल था और इसका राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में पंजाब के काला नौर नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? नाहरगढ़ का किला जो है किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी राजस्थान में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाहरगढ़ किला राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। किसने? सवाई जय सिंह ने।
गोलकुंडा किला कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कांगड़ा किला हिमाचल प्रदेश में, पन्हाला किला कोल्हापुर में है, और अंबर किला ये भी आपका राजस्थान में। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? सभी को पता होगा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने आजादी की लड़ाई के समय दिया था। इन्हें लोकमान्य की उपाधि भी दी गई थी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटा का नारा किसने? तो आपका दयानंद सरस्वती ने। मारो फिरंगी को ये किस नारा किसने? मंगल पांडे। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस बुक में लगभग इतिहास के 250 प्रश्न शामिल हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसको हम 2-3 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि जब ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग वीडियो को देखते नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।